नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो कोलैप्स हो गया है और WTO में सबसे मेन यही था, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इसके कोलैप्स होने की वजह से WTO जो बॉडी है अब एक प्रकार से इनइफेक्टिव हो गई है। हुआ क्या है? देखो, WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत जो अपीलेट बॉडी है, जहां पर विभिन्न देशों के बीच डिस्प्यूट्स की अपील्स जाती हैं, उस बॉडी में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और कम से कम 3 मेंबर्स का होना जरूरी है उस बॉडी के फंक्शन करने के लिए। मतलब टोटल 7 होते हैं लेकिन 3 तो होने ही चाहिए, तब जाकर वो बॉडी फंक्शन कर सकेगी, अदरवाइज नहीं कर सकेगी। पिछले काफी महीनों से 3 मेंबर्स उस बॉडी में काम कर रहे थे और 4 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट यूएसए ने नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि 3 मेंबर्स काम कर रहे थे उस बॉडी में और वो बॉडी फंक्शन कर रही थी और अब 3 में से 2 मेंबर्स जो हैं उनका टर्म पूरा हो चुका है कल, यानी 10 दिसंबर को। अब उस अपीलेट बॉडी में सिर्फ 1 मेंबर रह गया है और जैसा हमने डिस्कस किया, 3 मेंबर्स का होना जरूरी है उस बॉडी के फंक्शन करने के लिए। मतलब ये बॉडी अब कोलैप्स कर गई है और WTO इनइफेक्टिव हो गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि WTO की अपीलेट बॉडी में जब टोटल 7 मेंबर्स होते हैं तो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई मेंबर्स की उस बॉडी में? इसका आंसर देखो है यूएसए नहीं चाहता कि इस अपीलेट बॉडी में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि यूएसए को लगता है WTO यूएसए के अगेंस्ट बाइस्ड है। यूएसए ने काफी बार क्रिटिसाइज किया है WTO को। उनको लगता है अमेरिका फर्स्ट का जो प्रोग्राम है ट्रंप का, उसके अगेंस्ट काम करता है WTO, अनफेयर है यूएसए के प्रति। और जब भी यूएसए कोशिश करता है अमेरिकन वर्कर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में तो WTO बीच में इंटरवेंशन करता है। तो इन सब रीजंस की वजह से यूएसए ने WTO के अगेंस्ट काम किया और WTO के अपीलेट बॉडी में मेंबर्स को नहीं अपॉइंट होने दिया और ऑलरेडी जो मेंबर काम कर रहे थे उनकी भी री अपॉइंटमेंट यूएसए ने नहीं होने दी। देखो, ये एक प्रकार से वो बात हो गई कि यूएसए चाहता है रूल ऑफ पावर हो वर्ल्ड में, ना कि रूल ऑफ लॉ हो, क्योंकि WTO रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत पर काम करता था। चाहे कोई छोटा देश हो, बड़ा देश हो, उसके साथ अन्याय होता है ट्रेड में तो उसके लिए WTO काम करता था। लेकिन अब तो बड़े बड़े देशों का बोलबाला हो जाएगा, जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जिसके पास पावर है, वो अपनी मनमानी करेगा क्योंकि WTO अब इनइफेक्टिव हो गई है। इवन देखो, इसके अलावा भी और जो लोअर लेवल पे स्टाफ होते हैं उनकी नियुक्ति भी यूएसए के द्वारा नहीं होने दी गई थी। और वैसे टाइमलाइन होती है कि जो ये अपीलेट बॉडी है वो 2-3 महीनों में अपना वर्डिक्ट सुना देती है और अपीलेट बॉडी का जो रूलिंग होती है वो फाइनल होती है। लेकिन अपनी इस डेडलाइन को नहीं फुलफिल कर पा रही थी ये अपीलेट बॉडी, क्योंकि काम काफी ज्यादा बढ़ गया था और स्टाफ उतना ज्यादा था नहीं। अब क्या हुआ, दिल्ली में 20 डेवलपिंग कंट्रीज ने मुलाकात की ताकि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कोलैप्स होने वाला है, इसे कोलैप्स होने से बचाया जा सके। लेकिन देखो, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये कोलैप्स हो गया है क्योंकि मेंबर्स की री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी है। अब ये बॉडी फंक्शन करना बंद कर गई है। लास्ट में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है WTO के अपीलेट बॉडी के बारे में। इसको सेटअप किया गया था 1995 में, जब WTO को इस्टेब्लिश किया गया था। विभिन्न देशों के बीच ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स लाई जाती हैं WTO मेंबर्स के द्वारा, उनमें जजमेंट्स के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है इस अपीलेट बॉडी में। 1995 से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स WTO के पास लाए गए हैं और 300 से 50 रूलिंग्स दी गई हैं WTO के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन का, यानी WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव है वर्ल्ड में और अपीलेट बॉडी इन सभी मैटर्स में फाइनल अथॉरिटी रखती है, यानी अपीलेट अथॉरिटी की जो रूलिंग होती है वो फाइनल होती है। वर्ल्ड में देखो, विभिन्न देशों के बीच स्मूथ ढंग से इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे, इस डायरेक्शन में WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर ने अच्छा काम किया और अपीलेट बॉडी ने अभी तक 122 रूलिंग्स दी।
अब देखो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता है, यानी अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा अगर विभिन्न देशों के बीच डिस्प्यूट आ जाता है ट्रेड को लेकर। इंडिया के लिए खासकर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का डिस्प्यूट होता रहता है ट्रेड को लेकर काफ़ी देशों के साथ, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर। अब देखो क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार का आ जाता है कि WTO के कोलैप्स होने से इंडिया को फायदा होगा, नुकसान होगा, तो आप क्या लिखोगे? अगर देखो कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा करें कि पहले ये बात हम करते हैं कि फ़ायदा क्या होगा इंडिया को। देखो WTO के कोलैप्स होने से इंडिया पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि WTO से इंडिया को कोई खास फ़ायदा हुआ भी नहीं है। WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बार बार मांग करते हैं, खास करके डेवलप कंट्रीज़, कि इंडिया एम्बर सब्सिडी पर लगाम लगाए, यानी इंडिया के द्वारा किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है MSP पर, MSP की फॉर्म में, वो सब्सिडी इंडिया देना बंद करें। इवन देखो WTO के मेंबर कंट्रीज़ इंडिया के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी सवाल उठाते रहते हैं। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो रेजीम है उस पर भी सवाल उठाया जाता रहता है। तो अगर WTO फेल भी हो जाता है तो इंडिया को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दूसरे पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर WTO काम नहीं करेगा तो वर्ल्ड की बड़ी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान, USA, इन सबको फ़ायदा होगा, ये अब अपनी मनमानी करेंगे। दूसरा पॉइंट, WTO के इनइफेक्टिव होने से इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ सकता है, और इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत ज़्यादा FDI आती है, इन्वेस्टमेंट आती है। तो WTO के इनइफेक्टिव होने से अब दूसरे देशों में जो इन्वेस्टर्स हैं आसानी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडिया को इससे नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके खास करके हमारा डिस्प्यूट रहता है दूसरे देशों के साथ, और WTO में ये मामला जाते रहते थे, लेकिन अब इफेक्टिव रूप से उनका समाधान नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, WTO के इनइफेक्टिव होने से एक प्रकार से मल्टीलेटरलिज्म का एग्जाम्पल था WTO। अब विभिन्न देश रीजनल एग्रीमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, बायलेटरल एग्रीमेंट्स और रीजनल एग्रीमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इंडिया को उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन दिक्कत यह है, इंडिया पिछले कुछ सालों में कोई मेजर रीजनल एग्रीमेंट नहीं साइन कर सका है। RCEP इंडिया साइन करने वाला था, लेकिन एन मौके पर कुछ कंसर्न्स के चलते इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को नहीं साइन किया। तो ये हमने कुछ फायदे और नुकसान डिस्कस किए। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, अगर वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज में फ्री ट्रेड होता है तो इससे वर्ल्ड पीस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ता है, और ये इंश्योर करने के लिए WTO जैसी बॉडी की आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न देशों को एक साथ आना चाहिए ताकि WTO को रिवाइव किया जा सके। इसके साथ साथ WTO में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी आए ताकि WTO इफेक्टिव ढंग से विभिन्न देशों के बीच ट्रेड को लेकर जो डिस्प्यूट होता है उसको एड्रेस कर सके। जैसे देखो, आरोप ये लगता है चाइना और USA के बीच ट्रेड वार चला, USA ने काफ़ी सारे देशों पर टैरिफ को लगाया। इस पूरे मामले में WTO कुछ नहीं कर सका। तो WTO को रिवाइव तो किया जाए, लेकिन WTO को इस प्रकार से रिवाइव किया जाए कि उनके पास पावर हो, वो विभिन्न देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।